हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 1 2 3 ए की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑर्डर 4 की एंड सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी की। इसमें हमने देखा था कि प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, सूट क्या होते हैं, कैसे उन्हें इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 1 2 3 ए। तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो बात करता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ की। तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। देखो अभी अगर तो किसी भी केस में एक प्लेंटिव है एंड एक डिफेंडेंट है तो सूट इंस्टीट्यूट करना या सू करना किसी को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ये वाला प्लेंटिव ये वाले डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर देगा एंड बात खत्म। लेकिन वहीं अगर दो प्लेंटिव हों या दो से ज़्यादा प्लेंटिव्स हों या दो डिफेंडेंट्स या फिर दो से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन अराइज होता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का। तो अभी देखो अगर ये दो प्लेंटिव्स ये दो डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अलग अलग केस लगाएंगे, अलग अलग उन्हें स्यू करेंगे, या फिर अभी हर एक प्लेंटिव हर एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट अलग से केस लगाएगा तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे। अगर मान लो कि किसी भी केस में दो प्लेंटिव्स हैं और तीन डिफेंडेंट्स हैं, अभी ये दो प्लेंटिव्स जो हैं ये तीनों डिफेंडेंट के अगेंस्ट अलग अलग केस लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ प्लेंटिव्स या जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट में क्या करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे दो प्लेंटिव्स हैं एंड तीन डिफेंडेंट्स हैं, तो ये दोनों प्लेंटिव्स मिल के एक ही सूट है जो ये तीनों डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं होगी, एक ही केस बनेगा, ये दो प्लेंटिव्स एक तरफ एंड ये तीन डिफेंडेंट एक तरफ। तो उस केस में कोई भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं होती है, ये दोनों प्लेंटिव्स मिल के इन तीनों डिफेंडेंट्स को स्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, चाहे दो प्लेंटिव्स दोनों मिल के, यानी कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स के अंडर इन तीनों डिफेंडेंट्स को ज्वाइन करके इनके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे, इन्हें स्यू कर देंगे। तो हमारा रूल 1 एंड रूल 2 ऑफ ऑर्डर 1 जो है वो डील करता है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स के साथ, एंड रूल 3 एंड 3A जो है वो डील करता है विद जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। इसे हम रूल 1 जो है वो हमारा क्या कहता है, दैट हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स, कि किन किन लोगों को एज ए प्लेंटिव ज्वाइन किया जा सकता है, कौन कौन से लोग एक साथ मिल के जो है किसी दूसरे पर्सन को स्यू कर सकते हैं। तो ऑल पर्सन्स में भी ज्वाइंड एज प्लेंटिव, सभी पर्सन जो है वो एक ही सूट में एज ए प्लेंटिव ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई भी राइट टू रिलीफ जो है वो अराइज हो रहा है आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। मीन्स कि सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन ज़रूरी है। अगर एक ही एक्ट या एक ही ट्रांजेक्शन से किसी भी पर्सन का कोई भी राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है तो उस केस में वो पर्सन एज ए प्लेंटिव जो है वो केस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी राइट टू रिलीफ जो है वो अराइज होना चाहिए एंड वो सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन से अराइज होना चाहिए। ओनली इन दैट केस दे कैन ज्वाइन एज अ प्लेंटिव। अभी इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। नाउ सपोज कि ए ने बी एंड सी के साथ एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी एंड सी के साथ एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 100 बॉक्सेस ऑफ एप्पल जो है ना वो डिलीवर करूँगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी मुझे आपको ये एप्पल जो है वो डिलीवर नहीं करने। अभी यहाँ पर जो बी एंड सी हैं इन दोनों का राइट टू रिलीफ जो है वो अराइज हो रहा है। अभी इनके पास राइट टू रिलीफ है, वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सूट इंस्टीट्यूट करके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या राइट है इनका, टू रिकवर डैमेजेस। और ये जो राइट अराइज हो रहा है ये अराइज हो रहा है आउट ऑफ द सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स कि एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ही एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया था ए ने बी और सी के साथ। तो इस वजह से जब सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है तो उस केस में
और राइट टू रिलीफ भी अराइज हो रहा है, तो उस केस में बी एंड सी जो हैं वो एज अ प्लेंटिव्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और ए के अगेंस्ट जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अभी मान लो कि ए ने बी के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने सी के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उन्हें 100 बॉक्सेस ऑफ एप्पल जो है वो डिलीवर करेगा। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉइन नहीं है, अलग अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अभी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ए ने मना कर दिया कि मैं एप्पल्स डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर बी एंड सी दोनों का राइट टू रिलीफ अराइज हुआ। क्या राइट हुआ? रिकवर करने का डैमेजेस। लेकिन ये जो राइट राइज हुआ है ना, ये आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो उस केस में बी एंड सी एज अ प्लेंटिव्स ज्वाइन नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं है, अलग अलग एक्ट्स हुए थे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जॉइंट नहीं थे। इसलिए बी एंड सी जो हैं वो सेम फैक्ट्स होने के बावजूद भी एक साथ प्लेंटिव जो है वो ज्वाइन नहीं हो सकते। नेक्स्ट वी हैव इज रूल 2। अभी हमारा रूल 2 क्या कहता है? दैट इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, कि अगर जो भी प्लेंटिव्स हैं अगर वो अलग अलग सूट भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट करते तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो थे वो अराइज होने थे। अभी मान लो कि बी ने ए के अगेंस्ट अलग सूट फाइल किया और सी ने ए के अगेंस्ट अलग सूट फाइल किया। अभी यहाँ पर अगर वो अलग अलग सूट भी फाइल करते तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट जो थी वो अराइज होते। तो उस केस में भी जो बी एंड सी हैं दे कैन ज्वाइन एज अ प्लेंटिव, दे कैन ज्वाइन एज प्लेंटिव्स। एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अभी ये जो सेक्शन है ना इसके अंडर वर्ड यूज़ होता है एंड। तो एंड का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये या ये एक भी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम इस ऑर्डर के अंडर प्लेंटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड का मतलब है कि ये दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है आउट ऑफ द सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर अगर सेपरेट सूट्स और या फिर अगर दोनों पर्सन सेपरेट सूट लेके आएंगे तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होंगे। अगर ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ओनली देन दे कैन ज्वाइन एज प्लेंटिव्स। नाउ हमारा रूल 2 क्या कहता है? पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट सूट्स, कि अगर कोर्ट को लगता है कि जॉइंटर ऑफ प्लेंटिव्स अगर किया जाएगा तो उससे ट्रायल में खामखा डिले होगा, तो उस केस में जो कोर्ट है वो सेपरेट ट्रायल्स भी ऑर्डर कर सकता है या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो उसे ठीक लगता है। द नेक्स्ट वी हैव इज हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, किन किन लोगों को एज अ डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है? तो ऑल पर्सन में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज डिफेंडेंट अगर कोई भी राइट टू रिलीफ उनके अगेंस्ट अराइज हो रहा है और वो जो राइट अराइज हो रहा है वो आउट ऑफ सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है उस केस में। एंड अगर सेपरेट सूट्स उन दोनों के अगेंस्ट किए जाएंगे तो कोई भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होंगे, तो उस केस में भी उन दोनों पार्टीज को एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन करके उन्हें स्यू किया जा सकता है। इसके अगर एक एग्जाम्पल लें तो अभी मान लो बी एंड सी ने जॉइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ कि वो उसे 100 बॉक्सेस ऑफ जो एप्पल है वो डिलीवर करेंगे। अभी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट बी एंड सी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर, दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर द एप्पल्स। तो अब यहाँ पे जो राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा है ए का वो आउट ऑफ सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है बिकॉज उसने जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया था बी एंड सी के साथ। तो यहाँ पर ए जो है फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। देन सेकेंडली अगर ए बी के अगेंस्ट अलग से केस लगाता है, सी के अगेंस्ट अलग से केस लगाता है, तो उस केस में कोई भी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो अराइज होंगे। तो उस केस में ए जो है वो बी एंड सी को एज डिफेंडेंट ज्वाइन करके उन दोनों को एक साथ स्यू कर सकता है। तो सपोज यहाँ पे ए ने बी के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने सी के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है। तो जो यहाँ पर ए जो है वो बी एंड सी को एज डिफेंडेंट्स ज्वाइन नहीं कर सकता है। रीज़न क्या है कि जो राइट टू रिलीफ है वो आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन अराइज नहीं हुआ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सेपरेट ट्रांजेक्शन्स थी, इसलिए जो राइट टू रिलीफ है वो भी सेपरेट ही होगा। नेक्स्ट वी हैव इज
रूल 3A ये भी यही कहता है, पार्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स में जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट में एम्बेरस और डिले ट्रायल। अगर कोर्ट को लगता है कि जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट जो है वो ट्रायल को डिले कर सकता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल को, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो उसे ठीक लगता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। थैंक यू गाइस।